यहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट ट्रांजेक्शन कोई भी एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, उसी पे देखेंगे सेव पॉइंट ऑन और रोल बैक। स्टार्ट ट्रांजेक्शन के जैसे ही रोल बैक कीजिएगा, यहाँ से डेटा वाइप आउट हो जाएगा। कमिट भी करेंगे, डेटा यहीं सेव हो जाएगा। ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट ट्रांजेक्शन है, कमिट के बाद वो भी लूप हट जाएगा। सेव पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बना दिए सेव पॉइंट और लिख दिए विकास, कोई भी नाम दे दिए सेव पॉइंट का, सेव पॉइंट विकास। यहाँ पे एक सेव पॉइंट यहाँ तक बन गया है। फिर से अगर इंसर्ट करते हैं, देखेंगे
अब यहाँ पे रोल बैक यूज कर चुके। देखिए हम लोग दो वैल्यू ऐड किए थे, जैसे ही रोल बैक यूज किए दोनों वैल्यू हट गया। सेव पॉइंट एक जगह बीच में बनाए थे दीपक नाम से, सेव पॉइंट को भी हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको चेक करें। जैसे ही आप रोल बैक का कमिट यूज करते हो तो ट्रांजेक्शन भी हट जाता है, तो फिर से हमको स्टार्ट ट्रांजेक्शन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमने सेव पॉइंट बना दिया। अब एक डिलीवरी करता है कुछ, यहाँ पे वेटिंग कर रहा हूँ। करते हैं पूरे ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए, एक वैल्यू इंसर्ट किए राम नाम से, यहाँ पे एक हमने सेव पॉइंट बनाया अप टू राम। उसके बाद फिर हम लोग एक अपडेट किए कोर्स आईडी इक्वल टू 23, जहाँ आईडी था 23, जो ये मेरा अपडेट होकर वैल्यू दिखा। जैसे ही रोलबैक राम किए, रोलबैक टू राम मतलब कि जहाँ तक हम ये सेव पॉइंट बनाए थे ये वैल्यू इंसर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो अपडेट वाला जो हम लोगों ने किया वो हट गया। आया समझ में? यस सर, वो दीपिका का वापस से वो कोर्स आईडी 1 हो गया जो 23 अपडेट किया था।
यहीं पे हम लोग सेव पॉइंट बनाते हैं। मान लीजिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन करते चलेगा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन किए, सारा जो भी अपडेट डिलीट वॉट एवर द डीएमएल डीडीएल हम लोग यूज किए होगा। लेकिन बीच में जहां जहां हमको सेव पॉइंट बनाना रहता है, हर एक जगह आप ऐसा सेव पॉइंट बना सकते हो। जैसे हम लोग एक जगह बनाया यहाँ पे सेव पॉइंट राम, हो सकता है इसके बाद 5-6 कमांड हमारा चले, फिर वहां पे कोई भी नाम से हम सेव पॉइंट बना दिए। जो सेव पॉइंट बनाओगे, रोल बैक करोगे, तो रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम, रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम, जो भी आप सेव पॉइंट का नाम दिया, S1 S2 राम श्याम T1 T2, जस्ट यूज इट। यहाँ तक जो सेव हुआ था वहां तक आपका वैल्यू रहेगा, सेव पॉइंट के बाद कहीं केवल रोल बैक होगा। समझिए आप? यस सर। सर अगर हम लोग कुछ और भी न्यू अगर रोज अपडेट या इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद भी अगर हम लोग जैसे जिसको भी सेव पॉइंट बनाए होंगे वहाँ पर रोल बैक टू दैट सेव पॉइंट करेंगे, तो जो न्यू अपडेट या जो न्यू हमारा इंसर्ट हुआ होगा डेटा वो सारा डिलीट हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक सेव पॉइंट बना दिया वहां तक सेव रहेगा, उसके बाद सारा वर्कआउट हो जाएगा। ओके सर। इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रांजेक्शन में, जहां जहां रहा। अब जैसे ही आपने एक बार रोल बैक टू राम किया, तो फिर से बिगिन ट्रांजेक्शन आपको करना होगा। रोल बैक या कमिट करते हो तो ट्रांजेक्शन फिर लूप से हट जाता है, सेव पॉइंट में नहीं हटता है। सेव पॉइंट आप जितना बनाते रहिए, इट विल यूज। क्लियर हुआ? यस सर। इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए। जैसा नाम ही बता रहा है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे जब भी हमको कोई भी कॉन्करेंसी और कोई भी ट्रांजेक्शन को मैनेज करना रहेगा। तो डीबीएमएस में सबसे बड़ा सिचुएशन आता है डेडलॉक सिचुएशन। अभी हम लोग आगे देखें कि क्रिएट कैसे होता है और ट्रांजेक्शन हम लोग करते क्यों हैं। Concurrency control is very important, which ensures simultaneous execution or manipulation of data by several processes. अब मान लीजिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन के, जो मैं एटीएम वाला पहला दिन बताया था, कि जब तक दोनों ट्रांजेक्शन एंड तक, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं रहता है। तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो दो पार्ट में होता है, रीड राइट। डेटाबेस पहले रीड करता है कि वैल्यू कहाँ से रीड करें, फिर आपको दूसरा कोई भी डेटाबेस में राइट अप करता है। तो बीच में यूज होता है बफर। बफर स्पेस भी बोलते हैं और बफर डेटाबेस भी बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने टेबल बनाया, सीट बनाया, एंट्री सेवरल रिसोर्सेज से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सीक्वल का ही सर्वर है, आप भी एंट्री कर रहे हो, मैं भी एंट्री कर रहा हूँ, 4 जगह यूजर ऑथराइज्ड है। जो भी यूजर ऑथराइज्ड है, दे विल जस्ट पुट एंट्री फ्रॉम देयर सिस्टम। तो अब कोई एक ही, जैसे अभी हम लोग जो स्टूडेंट वाला टेबल देख रहे थे, मान लीजिए हम लोग सबको स्टूडेंट टेबल पे ही अपडेट करना है, तो बहुत बार जो एसिड प्रॉपर्टी होता है, एटॉमिक कंसिस्टेंसी, वो हो सके कि फॉलो नहीं करे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक अपडेट स्टेटमेंट किया कि अपडेट द नेम ऑफ ए स्टूडेंट वेयर, कोई भी कंडीशन लगा के, वेयर आईडी इक्वल टू 1, आपने भी उसका अपडेट किया, तो फिर वहां पे क्या होगा कि वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि दो लोग सेम डेटा पे सेम कमांड दे रहे हैं, तो अब डेटाबेस ले तो किसको ले। तो इसके लिए यूज करता है रीड और राइट। रीड ऑपरेशन, रीड द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द जस्ट समझिए वैल्यू है, फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन बफर। राइट ऑपरेशन क्या करेगा, बफर से वैल्यू लेगा, बफर को दिखाएगा। थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए।
अकाउंट का ही डेबिट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। एक क्या है, तो रीड ऑफ डेटा ए इक्वल टू ए में जो भी अमाउंट था वो, और जो हमने एटीएम से विड्रॉल करने के लिए मान लीजिए 1000 हमने विड्रॉ किया, तो वो अमाउंट राइट ए, राइट द वैल्यू ऑफ ए। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। एज्यूम एज वैल्यू बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांजेक्शन इज 5000, ठीक है। द फर्स्ट ऑपरेशन रीड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन बफर। पहले से मान लीजिए खाते में 5000 है, अपना रीड किया, बफर में स्टोर किया। सेकंड ऑपरेशन है 1000 आपने विड्रॉ कर लिया, 4000 बचा। थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, राइट द वैल्यू फ्रॉम द बफर टू द डेटाबेस, सो ए इज दिस। अब बीच में मान लीजिए कहीं भी कोई भी फेलियर होता है, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर पावर, वट एवर बी, इफ द डेबिट ट्रांजेक्शन डिस्कस एवर फेल आफ्टर एक्सक्यूशन ऑपरेशन टू, मान लीजिए 2 तक जैसे ही कि आप विड्रॉ किए लेकिन फेल कर गया, then value of A will remain 5000 database which is not acceptable by the bank। अगर मान लीजिए निकाले, पैसा निकला नहीं, जब तक डेटा एक बार, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं डेटाबेस में ही करते हैं, एक बार अगर डेटाबेस में वो वैल्यू दिखा दिया, बैंक आपको डिक्लाइन कर देगा। इसी के लिए हम लोग यूज करते थे कमिट और रोल बैक। कमिट होगा जब पूरा बफर से सारा वैल्यू जब अपडेट हो जाएगा, देन इट विल कमिट, नहीं तो वहीं से रोल बैक हो जाएगा जहां से हमने पासवर्ड डाला है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो जितना हम लोग ये ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, जो बताया कि डीबीएमएस का एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहता है, रीजन यही है। सबसे पहले एटॉमिसिटी, या तो जो भी लॉजिकल है या तो पूरा एक्सिक्यूट होगा, नहीं तो कोई भी एक ऑपरेशन भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें आपको 3 स्टेप हम लोगों ने देखा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन, दैट इज रीड द वैल्यू ऑफ ए का जो ऑपरेशन है वो, राइट का जो ऑपरेशन है वो। अगर एक्सिक्यूट करेगा तो तीनों एक साथ करेगा, नहीं करेगा तो एक भी नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी कहाँ पे है, if operation of debit and credit transaction on the same account are executed concurrently, it may leave the database in inconsistent state। कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल विथ T1 transaction 1, debit of 1000 from A, transaction 2, credit of 5000 to A। एक ही डेटाबेस पे दो काम हो रहे हैं, डेबिट भी करा रहा है, क्रेडिट भी करा रहा है। थोड़ा सा इसको पढ़िए। लेट अस अज्यूम द अकाउंट बैलेंस ऑफ ए इज 5000। T1 रीड किया 5000, बफर में जाके स्टोर कर दिया 5000, देन T2 रीड्स, ट्रांजेक्शन 2 भी रीड आउट किया 5000, ऑल्सो स्टोर द वैल्यू इन लोकल बफर स्पेस। ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक में 1000 डेबिट कर रहे हैं, एक में 500 क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में यहाँ तक एटॉमिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वैल्यू लिया, दोनों का वैल्यू जाके बफर में स्टोर किया। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे T1 पर। T1 में क्या किया आपने, जितना वैल्यू था 1000 डेबिट किया, 5000 था, 1000 निकला 4000, 4000 स्टोर किया T1 का बफर स्पेस में। वहीं पर ट्रांजेक्शन 2 क्या किया, जितना पैसा था और 500 ले जाके ऐड कर दिया। समझ रहे हैं इसको? जी सर। यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे कंसिस्टेंसी अब नहीं मिलेगा। ये तो अपना ठीक, ये लाइन दोनों, T1 भी देखा कि 5000 स्टोर था, बफर से लेके कर दिया, T2 भी देखा 5000 स्टोर था, बफर से कर दिया। इस बीच में यहाँ पे 1000 डेबिट हुआ,
T2 उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, तो यहीं पे डेटाबेस इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ट्रांजेक्शन A1's age value is updated to 4000 in the DBMS and then T2 write the value from its buffer back to database. A value is updated to 55,000 which shows the effect of debit transaction is lost and database has become inconsistent. इसको करने के लिए हम लोग को कॉन्करेंसी कंट्रोल भी करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। रीड द वैल्यू ऑफ ए 5000, ओके। फिर से बफर में 5000 स्टोर किया, ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म किया, 1000 डेबिट हुआ। जैसे ही 1000 डेबिट हुआ फिर से बफर में स्टोर किया। फिर क्या किया, जब इसको वैल्यू डेटाबेस में लिखना तो यही बफर का लास्ट वैल्यू लिया, ए को राइट अप कर लिया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 क्या करेगा, सेम वैल्यू रीड करेगा, जितना बफर में जो स्पेस है, जो वैल्यू है उसी को लेके स्टोर करेगा बैक। डेटाबेस में पहले से 5000 था, ठीक है। जैसे ही ए प्लस 500 हुआ, यहाँ पे तो 5500 हो गया। वैल्यू जब राइट करना रहेगा तो पहले बफर से अपडेटेड वैल्यू निकालेगा कि क्या वैल्यू है, द सेम विल बी रिटर्न टू द डेटा सेट। बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बताए कि तीनों ट्रांजेक्शन एक साथ एक्सिक्यूट करेगा, तीनों ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट करेगा तभी कमिट होगा, नहीं तो रोल बैक हो जाएगा। अब है कि बीच में कहीं ट्रांजेक्शन फंसा, किस लेवल पे फंस रहा है, तो हर एक स्टेज पे हम लोग सेफ पॉइंट बना देते हैं। सेफ पॉइंट बनाते हैं इसलिए कि जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, लाइक अगर मान लीजिए आप केवल अकाउंट का बैलेंस देख रहे हो, उसमें अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इधर उधर हुआ, ना बैंक को कोई फर्क पड़ेगा ना आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन या तो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर रिचार्ज कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए कोई भी रिचार्ज कर रहे हो सकता है कि रिचार्ज हुआ लेकिन दूसरे नंबर पे हो गया, फिर आप बैंक को क्लेम करोगे। इसीलिए बीच बीच में सेफ पॉइंट बना देता है। सेफ पॉइंट हर एक थ्रेड पे लगा रहता है कि किस थ्रेड को कहाँ से लेना है। रिचार्ज का ही अगर एग्जांपल समझ लें, तो रिचार्ज में अगर मुझे थ्रेड पॉइंट बनाना रहे तो सबसे पहले मैं एक थ्रेड पॉइंट बनाऊंगा T1 नाम से, कि जब आपने पूरा मोबाइल नंबर अगर रिचार्ज करनी है तो T1 एक मेरा सेव पॉइंट रहेगा, जो केवल चेक करेगा कि 10 डिजिट का नंबर है कि नहीं, नंबर वैलिड है कि नहीं। T2 बनाएंगे, ट्रांजेक्शन सेव पॉइंट T2, जस्ट टू चेक कि गेटवे से पैसा निकला कि नहीं। ट्रांजेक्शन T3 बनाएंगे, सेव पॉइंट T3, पार्टी के नंबर पे रिचार्ज हुआ कि नहीं। तो T2 यहाँ पे जो सेव पॉइंट T2 है वही मेरे को आधा चीज देख लेगा। अगर गेटवे से पैसा निकल गया तो मस्ट मनी शुड गो आइदर टू द बेनिफिशियरी रिचार्ज और इट शुड कम बैक टू माय अकाउंट। तो अगर T2 फेल हुआ तो वहीं से रोल बैक टू T2, योर ऑल द डेटा विल बी गेट स्टोर्ड अगेन। समझे? यस सर। यही कारण है सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट। और जितना डेटाबेस है जब तक आप सिंगल यूज कर रहे हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे हम लोग देखे ना कि 500 क्रेडिट भी कर रहा है, 4000 ले भी रहा है, दोनों वैल्यू रीड कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट कर देगा। आइसोलेशन एक बार देख लीजिए। The result of transaction should not be visible to other before the transaction is committed. For example, let us assume that A balance is 5000, T1 debit 1000 from A, new balance will 4000. If T2 credit 500 to A, new balance will become 4500. And after this T1 fail, then we have to roll back T2 as well as, because it is using the value produced by T1, so transaction result are not made visible to other transaction before it commit.
यही है आइसोलेशन कि जहाँ जब पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा वैल्यू शो करेगा, नहीं तो यहीं पे आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए T1 फेल कर दिया, हमने 1000 निकाला, 4000 बैंक उसको रिजर्व कर दिया, उधर से T2 भी 500 भेजा, होना था 4500, बीच में कहीं भी T2 फेल किया, इसलिए जो फाइनल ट्रांजेक्शन दिखता है आइसोलेशन मोड में दिखेगा जब तक पूरा कमिट नहीं होगा तीनों ट्रांजेक्शन। Durable, when the database has committed a transaction, the changes made by transaction should be permanent. अगर मान लीजिए एक बार आपको एटीएम दिखा दिया कि हाँ आपका 5000 क्रेडिट हो गया, तो फिर वो अगर आपके पास स्लिप है, बाद में उसका ट्रांजेक्शन फेल भी हुआ किसी भी कारण से, तो हम लोग बोले भाई मेरे पास तो स्लिप है, आपका ट्रांजेक्शन कैसे फेल हो गया। ये सारा चीज को मेंटेन करने के लिए टीसीएल को तीनों तरीके से यूज किया जाता है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल रहे। अब यदि ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन दो टाइप से होता है, एक सीरियल शेड्यूल, एक कॉन्करेंट शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल शेड्यूल को बताएंगे, पढ़े तो बताइए क्या है। शेड्यूल बताएंगे कोई? नहीं पता ऐसे। ऐसी नॉर्मल लाइफ में शेड्यूल हम लोग करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन को एक टाइम दे देते हैं, जस्ट लाइक अलार्म। अब शेड्यूल अलार्म शेड्यूल करते हो ना, 3 बजे 3:30 बजे जो भी टाइम है, तो शेड्यूलिंग में भी हम ट्रांजेक्शन का शेड्यूल कर देते हैं, टाइम दे देते हैं, इस समय पर ट्रांजेक्शन होगा। आप लोग जियो यूज करते होंगे सब कोई, जियो सिम। यस सर। उसका जो डेटा आता है, जो भी 1 GB 2 GB फ्री रहता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है क्रेडिट होने का, है ना? यस सर। वही है शेड्यूलिंग। हर एक जोन में 5-10 मिनट का अंतर रहता है, हर एक जोन को शेड्यूल किया हुआ है, ये शेड्यूल पे फिर से उतना डेटा क्रेडिट कर देना है अलॉटेड नंबर को, वो हुआ सीरियल शेड्यूल। कॉन्करेंट शेड्यूल होता है एक दूसरे से जब इंटरलिंक रहे, जैसे मान लीजिए हमने एक डेटा बूस्टर भी पैक डाल के रखा है कि भाई जब मेरा 1 GB खत्म हो तो आप डेटा बूस्टर से ले लो। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपका 1 GB बचा है तो डेटा बूस्टर का डेटा यूज होगा? नहीं सर, जब तक वो यूज नहीं होगा तब तक बूस्टर पैक नहीं है। वही बूस्टर पैक का काम है कि जब आपका बेस पैक का जब डेटा ओवर हो तो बूस्टर अपना स्टार्ट करेगा। यही है कॉन्करेंट शेड्यूल, एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा। पहला वाला अगर प्रोसेस फॉलो किया तब दूसरा वाला शेड्यूल स्टार्ट होगा, तो इसी को कहते हैं कॉन्करेंट शेड्यूल। क्लियर हो गया? यस सर। एक बार सीरियल और इसी को कॉन्करेंट भी बोलते हैं, इसको पढ़ना सिर्फ पढ़ ले। सीरियल शेड्यूल ओनली वन ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूटेड एट अ टाइम। सीरियल शेड्यूल में एक बार में एक ट्रांजेक्शन होगा। कॉन्करेंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सिक्यूटेड एट अ टाइम, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट हो सकता है सेम टाइम में। यहाँ पे क्या है, सीरियल शेड्यूल एक एक्सिक्यूट होगा उसके बाद दूसरा होगा, ये सेम टाइम पे दो ट्रांजेक्शन भी एक्सिक्यूट करा सकता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल में फिर सबसे बड़ा डेटाबेस के साथ आता है डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वही वाला जो हम 500-400 का हम लोग यहाँ देख रहे थे ना, दिस वन। इसी को कहते हैं डर्टी रीड। कहाँ से? बफर में डेटा को लेना है। कोई भी जब आप डेटाबेस पे काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने डेटाबेस सर्वर को जो हम लोग टेबल जो भी कमांड देखे आप कमांड यूज करते चलेगा, एंट्री होता चला गया। बफर बीच में लाया जाता है वैलिडेशन चेक करने के लिए,
रीड राइट अप लेने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बार हम ही लोग का टेबल में हम लोग वेर कैर यूज करते हैं ना, तो वेर कैर जब डेटा टाइप यूज करोगे, तो अगर मान लीजिए मुझे ज्वाइनिंग डेट किसी का लिखना है, एक हमने टेबल बनाया एम्प्लॉय का, उसमें बोल दिया ज्वाइनिंग डेट लिखने के लिए, तो डेट भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, वेर कैर भी यूज कर सकते हैं। वेर कैर में यूज किए तो कोई लिखा 12 दिसंबर 1996, कोई लिखा 12/12/1996, कोई केवल लिख दिया 12D। तो जब हम टेबल में जब देखेंगे तो सबका मेरे को अलग अलग वैल्यू दिखने लगेगा। मान लिया कोई DEC लिख दिया, कोई पूरा दिसंबर लिख दिया। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। अगर 5 जगह से एम्प्लॉय का मेरा डेटा एंट्री हो रहा है, पांचों लोग वेर कैर तो हम अपना ठीक डेटा टाइप बना दिए। अब वेर कैर डेटा टाइप भी बनाएंगे तो अलग अलग है। डेट डेटा टाइप भी डालोगे तो कोई मंथ, डेट मंथ ईयर में लाया दिखाया, कोई डेट ईयर लिखा। तो फॉर्मेट चूंकि एक रहे, इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन होता है। बफर में जाएगा, बफर में पूरा वैलिडेट कर लेगा कि हाँ एवरी डेटा इज ओके और नॉट। फोन नंबर ही हम लोग लिखे, तो फोन नंबर तो इंट दे दिए, हो सकता है किसी गलती से किसी ने 9 डिजिट लिख दिया, किसी ने 11 डिजिट लिख दिया, तो सारा चीज चेक करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल भी बफर में। सिंगल ट्रांजेक्शन जब कमिट कराएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन जब कमिट होता है सेम टेबल में सेम नाम में, जैसे हम ही लोग अभी जितना किए, अगर मान लीजिए सारे लोग हम लोग ID इक्वल टू 2 पे अपडेट कमांड छोड़ दिए, तो कौन डेटा किसको अपडेट करेगा किसको रिप्लेस करेगा, ये थोड़ा सा बीच में इश्यूज आता है। इसीलिए रीड और राइट यूज करता है। डर्टी रीड कहाँ पे क्लियर होता है? Dirty read problem occurs when one transaction update an item, but due to some unconditional event, that transaction fail. But before the transaction perform rollback, some other transaction reads the updated value. मान लीजिए यहाँ तक तो ठीक था कि चलो भाई जब तक कमिट नहीं होगा रोलबैक कर लेंगे। हो सकता है कि रोलबैक करने से पहले ही डेटा रीड कर लिया हो, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डर्टी रीड। डर्टी रीड को हम लोग हटाते कैसे हैं? ये देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझिए। डर्टी रीड प्रॉब्लम कम अंडर द सिनेरियो ऑफ राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रांजेक्शन। द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द बिलो सिनेरियो बिटवीन ट्रांजेक्शन T1 T2। T1 मॉडिफाई करता है विदाउट कमिटिंग द चेंजेस। मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन एक हम लोग किए, ट्रांजेक्शन T1 मॉडिफाई अ डेटाबेस रिकॉर्ड विदाउट कमिटिंग द चेंजेस। कमिट नहीं किया लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन चेंज कराया। T2 क्या किया? T2 रीड द अनकमिटेड डेटा चेंज बाय T1। T2 उसको रीड कर लिया, तब बाद में जाकर पता चला T1 उसको रोल बैक कर लिया। तो T2 क्या है? रीड कौन सा किया है? T1 का अनकमिटेड वाला, कमिट नहीं किए थे, न बीच में सेव पॉइंट बनाए थे, रीड कर लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि वो अपडेट किसको करे। कमिटेड होने के बाद वैल्यू कुछ और दिखा रहा है, रोल बैक होने के बाद कुछ और दिखा रहा है, बीच में हम रीड किए हुए। दिस इज कॉल्ड डर्टी रीड। सारे को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन करे, यही डर्टी रीड, कंसिस्टेंसी, लॉकिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ये सारा प्रॉब्लम ना आए, सो वी यूज लॉक। Concurrency control protocol are the set of rules which are maintained in order to solve the concurrency control problem in database. It ensure that concurrent transaction can execute properly while maintaining the database consistency. इसमें लॉक भी जो है दो टाइप का है, लॉग्ड बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल, टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी से डेडलॉक को भी डिफाइन करते हैं। शेयर लॉक, लॉक मतलब कि ट्रांजेक्शन पे लॉक लगाए रखेंगे जब तक एक का ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या मान लीजिए कि हम
जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम ही लोग का टेबल पे देख लीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट में अगर मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, तो जिस कॉलम में कमांड लगा हुआ है अपडेट के लिए, उस समय के लिए कुछ देर के लिए वो लॉक हो जाएगा जब तक कि वो पूरा बफर वैल्यू में उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ जाए। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। Each transaction need to acquire locks before they start accessing or modifying the data item. दो लॉक है। शेयर्ड लॉक क्या भाई? Share lock is also known as read lock, which allow multiple transactions to read the data simultaneously. The transaction which is holding a shared lock can only read the data item, but it cannot modify the data item. Shared lock रहेगा, डेटा का आइटम सब, डेटा मतलब दिखेगा डेटा सेट सबको, लेकिन उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। मॉडिफाई जिसके पास लॉक का टाइम जिसके पास रहेगा, मान लीजिए कि हम लोग नेम कॉलम अपडेट करना है, पहला कमांड हमने चलाया, नेम कॉलम लॉक हो जाएगा, केवल हम ही अपडेट कर सकते हैं, दिखेगा आपको भी कि कहाँ कहाँ अपडेट हो रहा है। एक्सक्लूसिव लॉक भी सेम है। राइट लॉक allow a transaction to update a data item. Only one transaction can hold the exclusive lock on a data item at a time. While transaction is holding an exclusive lock on data, no other transaction is allowed. एक बार एक्सक्लूसिव लॉक जिसको मिल जाएगा, जिसके पास एक्सक्लूसिव लॉक रहेगा, वही डेटा को अपडेट करेगा, रेस्ट लोग नहीं करेंगे। तो जितना हम लोग देख रहे हैं लॉग बेस, टाइम स्टैम्प, एक बार हैंडआउट पढ़ भी लीजिएगा, ये सारे का काम यही है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल को, ट्रांजेक्शन कंट्रोल को कैसे रोका जाए। रोकने के लिए मात्र हमारे पास वही रोलबैक, कमिट, सेव पॉइंट है। सेव पॉइंट अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं बीच बीच में ऐसे ही बनाए रहते हैं कि जहाँ से रोलबैक जनरल केस में क्या है कि रोलबैक करोगे तो पूरा डेटा हट जाएगा। हो सकता है बीच में मेरा ट्रांजेक्शन ठीक है, तो हर एक जगह बीच बीच में सेव पॉइंट बनाए हैं ताकि डेटा बीच बीच में सेव हो। क्लियर हुआ कॉन्करेंसी? यस सर। अब एक आता है डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक में भी सेम होता है कि डेटाबेस स्ट्रक कर जाता है कहीं पे। मान लीजिए एग्जांपल कि पैसे वाला ही ट्रांजेक्शन देखा जाए, 5,000 4,000 वाला ही अगर मान लिया 2-3 बार ट्रांजेक्शन किया, तो उसको समझ में आया कि बफर का वैल्यू ले तो कैसे लें, इसको लॉक कैसे करें। तो यहाँ पे लॉक सिस्टम ही, जितना कॉन्करेंसी कंट्रोल है, पूरा कॉन्करेंसी कंट्रोल होगा यहीं से, यही प्रोटोकॉल जो भी है, लॉक्ड बेस्ड, टाइम स्टैम्प, ये दोनों लगाते रहेंगे, ना तो डेडलॉक आएगा ना तो कॉन्करेंसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारा ट्रांजेक्शन जैसे जैसे लॉक रहेगा, जो जिसको लॉक मिला रहेगा वही आदमी अपडेट करेगा। लॉक समझ गए? यस सर। अब देखिए कि कॉन्करेंसी जो हम लोग कंट्रोल करेंगे लॉक, टाइम स्टैम्प सब लगा के, तो कॉन्करेंसी यूज क्यों करते हैं, मेन रीजन क्या है? सबसे पहला है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कुछ नहीं होता। मान लीजिए अगर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस रेडी है एक्सिक्यूट करने के लिए, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन मुझे एक्सिक्यूट करना है, ट्रांजेक्शन परफॉर्मेंस रेडी है, डेटाबेस को जगह नहीं मिल रहा है या ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे वेटिंग टाइम चल जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे एटीएम में ही अगर आप लोग
यूज करते हो। बैलेंस विड्रॉ जब कर रहे हैं तो वहाँ कैश वाले बॉक्स में कुछ काम नहीं है, फिर से आपको कैश लेना है तो वेटिंग ट्रांजेक्शन में वो क्यू बनते रहता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर मान लीजिए 5 ट्रांजेक्शन कमांड हम एक सर्वर में एक बार छोड़े, तो चूंकि कॉन्करेंसी कंट्रोल लगा हुआ है, लॉक बताए कि जिसके पास लॉक जिसको मिला रहेगा वही डेटाबेस में डेटा चेंज करेगा, जब तक वो फिर लॉक हटेगा नहीं, कमिट स्टेज आएगा नहीं, तब तक डेटा रीड होगा नहीं। इस बीच में जो भी समय लगेगा ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट करने में, वही कहलाएगा वेटिंग टाइम। और एक मेन है इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन रन पैरेलल इन सिस्टम, सो कॉन्करेंसी लीड टू मोर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि बहुत वेटिंग टाइम, रिसोर्स टाइम हम लोग देखे अलग अलग बफर में इंस्टॉल कर, बफर स्पेस देंगे, तो इसमें क्या है कि रिसोर्स भी ज़्यादा यूज होता है। कॉन्करेंसी में दिक्कत क्या आता है, ओवरहेड, डेडलॉक। डेडलॉक समझ लो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कोई भी डेटाबेस के लिए। Deadlock can occur when two or more transactions are waiting for each other to release resource, causing a circular dependency that can prevent any of transaction from completing. इसके पहले हम लोग बताया ना कि एक दूसरे के प्रति अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, अगर जो हम लोग शेड्यूल में जो देखे, तो शेड्यूल जब भी करेंगे तो बताया कि एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वही एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी रहता है, डेडलॉक वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कॉन्करेंसी हटाने के लिए हम लोग लॉक और टाइम स्टैम्प लगाते हैं, डेडलॉक को भी हटाने के लिए कुछ थ्योरीज है, उसका हम लोग यूज करते हैं। डेडलॉक होगा कैसे, स्टूडेंट ग्रेड, दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2। स्टूडेंट का ट्रांजेक्शन है, अपडेट हुआ, होल्ड है, दोनों जब रिक्वेस्ट हम लोग दे देंगे, आपको बताया कि कंसिस्टेंसी में रहता है कि ट्रांजेक्शन वन टाइम ओनली वन ट्रांजेक्शन आर अलाउड, जब तक उसको बफर रीड नहीं करेगा, राइट नहीं करेगा, दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं देगा। यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन हो गया, दोनों लॉक है, ट्रांजेक्शन T1 ग्रेड को एक्सेस कर रहा है, ट्रांजेक्शन T2 स्टूडेंट को एक्सेस कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे सर ओएस में हम लोग पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक सिचुएशन वो वैसे ही है। सेम है, ओएस में भी सेम केस अराइज होता है, यहाँ पे भी सेम चीज है, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करने का मेथड यहाँ पे अलग है। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम लोग दो चीज करते हैं, वेट डाई स्कीम लगाते हैं, बाउंड वेट स्कीम लगाते हैं। डेडलॉक, एक बार डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगा तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले डेडलॉक अवॉइडेंस करते हैं कि कैसे डेडलॉक ऐसा डेटाबेस बनाए जिसमें डेडलॉक का सिचुएशन ही ना आए। जैसे यहाँ पे देखिए, वेट फॉर लॉक R1, T1 ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है कि सोचेगा प्रोसेस जब लॉक से निकल के मेरे पास आए तब हम ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, T2 बोलेगा कि जब मेरे पास लॉक का सिचुएशन आए तब हम करेंगे। तो जब एक डेटा लॉक हो जाएगा, जैसे हम ही लोग का स्टूडेंट टेबल हम लोग बनाए हैं, आप भी वहां से नाम अपडेट कर रहे हैं, हम भी यहाँ से नाम अपडेट कर रहे हैं,
तो यहीं पे लॉकिंग सिस्टम यूज हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट टेबल में हम लोग श्याम लिखे, अब श्याम का डेटा अपडेट कर रहे हैं, ग्रेड अपडेट कर रहे हैं, मार्क्स अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे श्याम लॉक हो जाएगा। जो आदमी पहले एक्सेस लिया है इट विल लॉक देगा। जब हम उसको रिलीज करेंगे तब फिर दूसरे लोग यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशन है जैसे कॉन्करेंसी में बताया, लॉग और टाइम स्टैम्प, इसका भी सेम, एक बार इसको थ्योरी रीड आउट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो फिर डिस्कशन कर लीजिएगा। ये समझना जरूरी है, इसका कोई प्रैक्टिकल या मतलब आपको डेटाबेस पे पता रहना चाहिए कि कैसे हैंडल हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछिए। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। और जो हम लोग सेव पॉइंट देखे, किसी भी ट्रांजेक्शन में आप नंबर ऑफ सेव पॉइंट बना सकते हो, देयर इज नो लिमिट। खाली सेव पॉइंट का आपको थ्योरी पता रहना चाहिए, किस किस जगह पर हमको सेव पॉइंट बनाना है। मान लीजिए जैसा डेटाबेस रहेगा, हर एक डेटाबेस के अनुसार अलग अलग हम लोग सेव पॉइंट बनाते हैं। सेव पॉइंट खाली इसलिए बनाते हैं कि बीच स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद कोई जरूरी नहीं कि मेरे को सारा डेटा वाइप आउट, मतलब सारा कमांड वाइप आउट करना पड़े। जहां तक बीच बीच में इट्स जस्ट लाइक ए स्पीड ब्रेकर, कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ तक डेटा ठीक हो सकता है, एक नाम देके सेव पॉइंट बना दिए, फिर आगे कमांड चला है, फिर एक नाम देके सेव पॉइंट बना दिए। जिस सेव पॉइंट तक आपको रोल बैक कराना है, सेव रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम, जो सेव पॉइंट तक जहाँ तक डेटा सेव था वहाँ तक सेव रहे, उसके बाद का सारा वाइप आउट हो जाएगा। कमिट और रोल बैक यूज कीजिएगा तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज करना है, फिर से सेव पॉइंट यूज कीजिएगा तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन का जरूरत नहीं रहता है। जैसे मान लिया अगर मैं कमिट किया, मतलब कि कमिट होके ऑलरेडी स्टार्ट ट्रांजेक्शन वाला लूप निकल चुका है। रोल बैक भी किए, समझिए रोल बैक हो गया, स्टार्ट ट्रांजेक्शन वाला लूप फट गया। सेव पॉइंट में ये चीज नहीं होता है। सेव पॉइंट बनाते जाइएगा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन में वो भी इंटरफेस रहेगा। सर जैसे हम लोग सेव पॉइंट में विकास नाम यूज किए हैं, उसमें हम लोग कोई भी हम मतलब कॉलम नेम उसका कोई भी एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई, हाँ कर सकते हैं, अगर कुछ भी जैसे से नाम मान लीजिए दो नाम से, जैसे दो सेम नाम है हमारे पास टेबल में, विकास नाम से दो है, तो वैसे सिचुएशन में ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि हम जो प्राइमरी की है वैसा को सेव पॉइंट प्राइमरी की को कर यूज़ कर लें तो। सेव पॉइंट में हम लोग कोई भी नाम, कोई जरूरी नहीं है विकास नहीं यूज करें। जैसे और देखिए सेव पॉइंट, सर मेरा कहने का मतलब अगर हमारे टेबल में जैसे मान लीजिए दीपक एक है, एक और दीपक रहे, ठीक तो है। वैसे स्थिति में अगर हम सेव पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो दीपक में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा मेरा दीपक। तो वैसे सिचुएशन में क्या हम प्राइमरी की, जैसे मान लीजिए अगर मेरा आईडी जो है वो प्राइमरी की बना हुआ है, तो हम प्राइमरी की से भी बना सकते हैं सेव पॉइंट, जैसे सेव पॉइंट 36। हाँ अभी देखिए, अभी जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हम सेव पॉइंट का कुछ भी नाम ले रहे हैं। सेव पॉइंट T1, T1 ले चुके हैं। सेव पॉइंट T2 स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। सेव पॉइंट T2, T2 को सेव पॉइंट बना लिए। T3 राम श्याम फोन नंबर मार्क्स एनी नेम, फंक्शन का नाम छोड़ के आप सारा कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। अभी देखिए हम लोग वो राम नाम वाला, राम श्याम वो सब हटा दिए, अब हम लोग T1 T2 यूज करने लगे। मान लीजिए अब हमको सेव पॉइंट बनाना है नंबर से, तो केवल नंबर आपका नहीं लेगा। क्लियर हुआ? ओके सर, मतलब नंबर ये इंटीजर टाइप जो है वो नहीं ले रहा है, लेकिन ये ओनली मेरा इंटीजर D2 जैसे टाइप वैर लेगा, का। फंक्शन नेम नहीं लेगा। बाकी आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, इवन कॉलम नेम भी डाल सकते हो, लाइक पॉइंट नेम। नेम यहाँ मेरा कॉलम नेम था, हमने सेव पॉइंट कॉलम नेम ही डाल दिया। सेव पॉइंट टेबल नेम डेटाबेस व्हाट एवर यू कैन एंटर। ओके सर। खाली सेव पॉइंट में आपको पता रहना चाहिए कि हाँ यहाँ तक सेव पॉइंट बनाया है। अब मान लीजिए मैंने T2 बनाया, T2 के बाद फिर इंसर्ट या कोई भी एक कमांड
यूज किए। ट्वेंटी थ्री अपडेट हो गया, रोल बैक टू T2 तक रोल बैक हो गया। T2 हम बनाए थे कहाँ, यहाँ पे, लेकिन T2 बनाने के बाद मैंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया था। देख रहे हैं? यस सर। तो कोई भी नाम देकर आप इनिशिएट कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन कंट्रोल करते हैं, जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज होता है इसी के लिए, डेडलॉक ना लगे, कॉन्करेंसी रहे, कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए हम ये सारा यूज करते हैं। हैंडआउट दे देंगे, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसको समझना डेडलॉक और कॉन्करेंसी को जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए कि डेटा आखिर काम करेगा कैसे। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।